Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are covering chapters from class 7th new NCERT of Social Science, Exploring Society, India and Beyond. So इसमें हमने चैप्टर नंबर 4 थीम बी का है ना, चैप्टर नंबर 4 पार्ट 1 ऑलरेडी देख चुके हैं, न्यू बिगनिंग सिटीज एंड स्टेट्स। इसमें हम पार्ट 2 देखने वाले हैं जिसमें चैप्टर को हम फिनिश कर लेंगे। So चलिए पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट इफ यू हैवंट वॉच ऑल द प्रीवियस वीडियोस प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो हम सिटीज और जो स्टेट्स धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे मोर इनोवेशंस, और क्या क्या इनोवेशंस हुए, क्या क्या खोज हुई उसके बारे में जानेंगे। सो द एज ऑफ जनपदास एंड महाजनपदास वाज एन एज ऑफ प्रोफाउंड चेंज। इस समय में जब जनपदास बने, महाजनपदास बने, बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले विच वुड इम्पैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन अंटिल प्रेजेंट टाइम। इसके जो इम्पैक्ट हैं, जो चेंजेस थे, ये इसका असर आज के समय में भी हमें प्रेजेंट डे इंडिया में भी देखने को मिलता है। इन द चैप्टर इंडियाज कल्चरल रूट इन ग्रेड 6 वी saw the emergence of several new schools of thought like late Vedic, बुद्धिस्ट, जैन इन पर्टिकुलर एंड देयर रेस्पेक्टिव लिटरेचर। सो हमने जब चैप्टर 6 ग्रेड 6 में चैप्टर ये वाला पढ़ा था इंडियाज कल्चरल रूट, उसमें हमने बहुत सारे नए स्कूल ऑफ थॉट्स, मतलब नए नए जो विचार डेवलप हो रहे थे उसके बारे में पढ़ा था कि लेटो वैदिक काल जो था उस समय में कैसा था, लेटो वैदिक पीरियड के दौरान बुद्धिस्ट जो एक स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हुआ उसके बारे में हमने पढ़ा था, जैन के बारे में पढ़ा था, और इन सभी में जो अलग अलग लिटरेचर्स लिखे गए थे, किताबें लिखी गई, उनके बारे में हमने पढ़ा था। Those schools disseminated their teachings and literature through scholars, monks and nuns traveling across India or people undertaking pilgrimage। जो लोग इनमें से, जैसे हमने जैन का पढ़ा, बुद्धिस्ट का पढ़ा, इनके जो स्कॉलर्स थे, स्कॉलर्स यानी विद्वान, जो मॉन्क्स थे, जो साधु हुआ करते थे, नन्स हुआ करती थी, ये लोग क्या करते थे, जो भी इन स्कूल ऑफ थॉट्स, मान लो कोई बुद्धिस्ट का है तो बुद्धिज्म के स्कूल ऑफ थॉट्स को फैलाने में, डिसेमिनेट करना मतलब कि सभी लोगों तक उसके विचारों को फैलाने में, अक्रॉस इंडिया, और पीपल अंडरटेकिंग पिलग्रिमेज, जो तीर्थ यात्री होते हैं, जो तीर्थ स्थल पे विजिट करने जाते हैं, उन लोगों तक अपने विचारों को फैलाने में इन्होंने मदद की। इंडियन आर्ट ऑल्सो अंडरवेंट अ रिन्यूएबल, इट विल ब्लॉसम इन द एज ऑफ एम्पायर्स। और इंडिया का जो आर्ट फॉर्म है, कल्चर है, आर्ट है, ये भी बहुत ज्यादा रिन्यू हुआ, मतलब उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सो अर्बनाइजेशन डज नॉट हैपन विदाउट टेक्नोलॉजीज। अर्बनाइजेशन, शहर तभी बनता है, जैसे हम गांव में लोगों को देखते हैं उनके पास टेक्नोलॉजीज बहुत कम होती हैं, जो नेचुरल चीजें हैं उन्हीं को यूज करके वो अपने सारे कार्यों को करते हैं। लेकिन जब अर्बनाइजेशन हो, शहरीकरण होता है, तो वहां पर हम देखते हैं टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा डेवलप होती हैं। लेट अस रिमेंबर दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन मास्टर्ड द कॉपर एंड ब्रोंज मेटलर्जी। हमने देखा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जब हमने पढ़ा कि कैसे वो कॉपर का यूज करके, ब्रॉन्ज का यूज करके, मेटलर्जी मतलब इन मेटल्स का यूज करके नई नई चीजें बनाने लगे थे। उस प्रोसेस को हमने जाना था कि कैसे वो इनको कन्वर्ट करते हैं किसी चीज को बनाने में। नाउ इन द सेकेंड अर्बनाइजेशन जो अभी हम पढ़ रहे हैं, अ मेजर शिफ्ट इन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व आयरन मेटलर्जी। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि कॉपर और ब्रॉन्ज मेटलर्जी उस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान डेवलप हुई। जैसे हम सेकेंड अर्बनाइजेशन के बारे में अब पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर वो टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व है जिसमें आयरन मतलब लोहे का यूज स्टार्ट हुआ है ना। आयरन को यूज करके, कैसे मेटलर्जी का यूज करके और आयरन की चीजें बनाई जाने लगी। इन सेवरल रीजन्स ऑफ इंडिया द टेक्निक्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड शेपिंग आयरन वर एक्चुअली परफेक्टेड फ्रॉम अर्ली सेकेंड मिलेनियम बीसीई। सेकेंड मिलेनियम बीसीई के अराउंड से ही ये जो टेक्निक है कि आयरन को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, उसकी अलग अलग शेप कैसे देने हैं, इस चीज में परफेक्टनेस आ गई थी अराउंड दिस टाइम पीरियड से ही, सेकेंड मिलेनियम बीसीई से ही। बट इट टुक अ फ्यू सेंचुरीज फॉर आयरन टू बिकम अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ। लेकिन इतना ज्यादा अभी आयरन का यूज नहीं था, कुछ और सेंचुरीज लगी, कुछ और शताब्दी लगी, जब आयरन का यूज बहुत ज्यादा होने लगा। बाय द लेट सेकेंड मिलेनियम बीसीई आयरन टूल्स हैड बिकम वाइड स्प्रेड एग्रीकल्चर ऑन अ बिगर स्केल। अब इसका मतलब क्या है, देखो आयरन कहाँ कहाँ यूज होता होगा। अभी तो हम लोहे की कितनी सारी चीजें देखते हैं, एक कील है, जो हमारी ग्रिल्स वगैरह होती हैं, हर चीज में हम आयरन देख रहे हैं। लेकिन जब किसी को लोहे के बारे में पता ही नहीं था, तब सोचो लाइफ कैसी होती होगी। जब धीरे धीरे लोहे का यूज डेवलप होता चला गया, लोगों को पता चलता गया, तो ये एक रोजमर्रा की चीजों में यूज होने पर इसके बहुत से इम्पैक्ट देखने को मिले। जैसे एग्रीकल्चर में, खेती करने का काम होता था, जैसे
फील्ड्स को रेडी करने के लिए प्लाव का यूज नहीं होता था, वो हैंड टूल्स ही यूज करते थे। लेकिन फिर हल आया, कुछ इस तरीके का दिखता है, तो इस तरीके के टूल्स बनने लगे आयरन से, जिससे कि खेती आसान हो गई। नाउ आयरन ऑल्सो मेड बेटर वेपन्स, अब हथियार भी बहुत अच्छे अच्छे बनने लगे, जैसे तलवार है ना, देन ब्रॉन्ज की तुलना में। लाइटर एंड शार्पर स्वॉर्ड्स, स्पेयर्स, एरोस, तीर कमान ये सब जो होते थे अब हल्के बनने लगे थे और अच्छी क्वालिटी के बनने लगे थे। और शील्ड्स भी, जिससे प्रोटेक्शन लेते ना, ढाल बोलते हैं, इस तरीके का सर्कल रहता है, राइट। नाउ as it happens there is some evidence of warfare between neighboring महाजनपदास, जो पड़ोसी अलग अलग जनपदास थे, हमने देखा फिर वो ग्रो होकर बड़े महाजनपद बने, इनके बीच में आपसी मतभेद होते रहते थे, वॉरफेयर यानी युद्ध होते रहते थे। हाउ फ्रिक्वेंट और हाउ इंटेंस इट वाज ऑफ कोर्स इज इम्पॉसिबल टू टेल सच मिलिट्री कैंपेन्स, बट ओकेजनली alliance to gave rise to new kingdoms and empires which we will turn to later in our journey। देखो, जो एक महाजनपद है मान लो, फिर दूसरा महाजनपद है ना, सो यहाँ पर क्या होता था कि बहुत सारे हमें देखने को वॉरफेयर मिलते थे, यानी युद्ध भी होते थे इनके आपस में, ठीक है। अब कुछ ऐसा नहीं कि सभी पड़ोसी आपस में लड़ते ही रहते थे, ये लोग कभी कभी अलायंस भी बनाते थे। अलायंस मतलब क्या होता है, गुट बनाना, एक साथ मिल जाया करते थे, और जिससे इनकी पावर जो स्ट्रेंथ जो है वो बड़ी हो जाया करती थी, ये न्यू किंगडम या न्यू एम्पायर के फॉर्म में डेवलप हो जाया करती थी, राइज हो जाया करती थी, ओके, जो जिसके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। नाउ अनदर इनोवेशन वाज फर्स्ट यूज ऑफ कॉइन्स इन इंडिया। सबसे पहली बार जब कॉइन यूज हुए, इनोवेशन हम पढ़ रहे हैं ना, क्या क्या नई नई चीजें हुई, तो जब सिक्के बनने लगे भारत में, ये भी एक नया चेंज है। मेड नेसेसरी बाय ग्रोइंग ट्रेड, ट्रेड यानी व्यापार, जैसे जैसे व्यापार बढ़ने लगा वैसे वैसे लोगों को कुछ ऐसे एक्सचेंज की जरूरत पड़ी, जिससे कि कोई सामान अगर हम खरीद रहे हैं तो बदले में उसको क्या दिया जाना चाहिए, तो कॉइन्स डेवलप होने लगे, जिससे कि ट्रेड जो बढ़ रहा था उसको करना और आसान हो गया। वेरी सून कॉइन्स वर एक्सचेंज्ड अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स एंड इवन विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जो कॉइन्स थे एक्सचेंज होने लगे दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में या इंडिया में ही अलग अलग रीजन्स में। द फर्स्ट इंडियन कॉइन्स वर मेड ऑफ सिल्वर, जो सबसे पहला सिक्का बना था इंडिया में वो सिल्वर का था। देन अ सॉफ्ट मेटल इनटू व्हिच सिंबल्स कुड बी पंच्ड, दे आर कॉल्ड पंच्ड मार्क कॉइन्स। पंच्ड मार्क कॉइन्स का कैसे होता है, जैसे कि एक सिल्वर का टुकड़ा लिया, उसके ऊपर पंचिंग से कुछ इमेजेस ड्रॉ कर दी है ना, क्योंकि ये सॉफ्ट मेटल होता है, इस पे कोई चीज प्रेस की तो कोई डिजाइन क्रिएट हो गया मान लो, है ना, सो वो होता है पंच्ड मार्क कॉइन्स। इस तरीके से ऐसा आप देख सकते हैं। लेटर कॉइन्स ऑफ कॉपर, गोल्ड एंड अदर मेटल्स वर आल्सो मेड। सबसे पहले सिल्वर से बना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं नोट्स में कि सबसे पहला कॉइन किसका बना था, सिल्वर मेटल का बना था। उसके बाद कॉपर, गोल्ड और अदर मेटल्स भी यूज होने लगे। जनरली अ महाजनपदास इशूड इट्स ओन कॉइन्स, बट coins from neighboring regions were also used as well as exchange in trade। ऐसा होता था कि जो महाजनपदास हैं, जैसे ये एक है ये एक है, इनके अपने अपने कॉइन्स हुआ करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता था कि पड़ोसी के कॉइन्स ही दूसरे महाजनपदास में भी यूज हो रहा है ट्रेड को एक्सचेंज करने के लिए, ओके। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है द वर्ण जाति सिस्टम। वर्ण या जाति सिस्टम क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। वी सॉ अर्लियर हाउ ह्यूमन सोसाइटीज ग्रू मोर कॉम्प्लेक्स विद द राइज ऑफ सिविलाइजेशन। जैसे जैसे सभ्यता विकसित होती जा रही थी, क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी सोसाइटी में बढ़ती जा रही थी उसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। Whenever this happens, a society organizes itself in several groups based on class, occupation और some other criteria। क्या होता है, जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होने लगती है तो धीरे धीरे एक जैसे लोग ग्रुप्स बनाने लगते हैं। मान लो ये किस बेसिस पे होगा, क्लास यानी उनका लेवल, या हम बोल सकते हैं सोशल स्टेटस कैसा है उस बेसिस पे, या ऑक्यूपेशन की काम वो क्या करते हैं। मान लो जितने लकड़ी के काम करने वाले लोग हैं वो एक जगह इकट्ठा हो गए या अपने को एक ग्रुप बना लिया, ऐसे जो मेटल का वर्क करने वाले हैं वो एक जगह इकट्ठा हो गए, उन्होंने एक ग्रुप बना लिया, या किसी और बेसिस पे। फॉर इंस्टेंस देयर कुड बी डिफरेंट ग्रुप्स कंसर्न्ड विद गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, education, trade, town planning, farming, crafts, आर्ट एंड अदर काइंड्स ऑफ प्रोफेशंस। जो जो प्रोफेशंस होते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, जैसे एजुकेशन के बेसिस पे, ट्रेड के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप्स क्रिएट होने लग गए,
ठीक है। नाउ इन एन आइडियल सोसाइटी ऑल दोज ग्रुप्स वुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड वर्क इन हार्मनी। अभी जो ग्रुप्स बन रहे थे, इनको एक अच्छी सोसाइटी अगर होती, आइडियल मतलब जैसा कि हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, है ना, उस सोसाइटी में सभी कैसे रहते, हार्मनी के साथ। हार्मनी मतलब शांति पूर्वक एक साथ मिलजुल कर रहते और एक दूसरे के काम में कॉम्प्लीमेंट साथ देते। बट मोस्ट ऑफ द टाइम दीज डिविजन्स ऑल्सो लीड टू इनइक्वालिटीज। सम ग्रुप्स एक्वायर मोर वेल्थ, पावर और इन्फ्लुएंस देन अदर। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो इस तरीके के समाज में इनइक्वालिटीज बढ़ जाती है, मतलब लोग इक्वल नहीं रहते। किसी के पास ज्यादा पैसा आ जाता है, ज्यादा पावर आ जाती है, ज्यादा इन्फ्लुएंस, उनका प्रभाव ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि डिविजन हो रहा है सोसाइटी में किसी न किसी बेसिस पे। नाउ इन अदर वर्ड्स, व्हाइल इक्वालिटी इज एन आइडियल दैट ह्यूमन सोसाइटीज हैव ऑफन एस्पायर्ड टू, वेरी फ्यू इफ एनी हैव एवर अचीव्ड इट। इक्वालिटी हम सभी चाहते हैं कि समाज में इक्वल हो, बट लेकिन इसको अचीव कर पाना इतना आसान नहीं है, बहुत टफ है। यहाँ पर एक इमेज दी गई है, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, अ पैनल ऑफ सांची स्तूपा। सांची एक स्तूप है, हमने पिछली क्लासेस में स्तूपास के बारे में पढ़ा था। इस तरीके से माउंट ऐसा कर्व्ड हाफ सर्कल जैसा शेप होता है, इसके बीच में अंदर रेलिक्स रखे गए हुए हैं, ठीक है, जो अवशेष होते हैं वो रखे गए हैं किसी मॉन्क के, राइट। सो ये जो सांची स्तूपा है भोपाल के अराउंड है, वहां पर उसका एक इमेज है, उसमें एक पैनल बना हुआ है, देख सकते हैं आप, इमेजेस कार्व्ड आउट की गई हैं, मिट्टी से बनाई गई हैं। इसमें डिपिक्टिंग अ स्मिदी, ए मेटल वर्कशॉप वेयर डिफरेंट वर्कर्स ब्रिंग फायरवुड, वाटर, स्टोक द फायर, बीट द आयरन। यहाँ पर एक मेटल वर्क जो होता है या मेटल क्राफ्ट की जो शॉप होती है, वहां पे लोग क्या क्या काम करते हैं उसको दिखाया गया है। जैसे यहाँ आप देख सकते हो, लेट मी यूज सम अदर कलर, यहाँ आप देख सकते हो ये हथौड़े से इसको मेटल को बीट कर रहे हैं, है ना, ताकि उसको कोई शेप दिया जा सके। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, राइट, इन्होंने ऊपर की तरफ हैंड कर रखा है ना, यहाँ पर कोई पानी पोर कर रहा है। तो सभी एक अलग अलग स्टेप्स आपको दिख रहे हैं करते हुए, राइट। नाउ नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है, ये रहे आपके पंच्ड मार्क कॉइन्स, ओके, जो हमने पहले देखने को कहा था मैंने, ये है पंच्ड मार्क कॉइन्स, जिनके ऊपर जैसे मेटल है, सिल्वर हमने देखा था, सिल्वर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस तरीके से कुछ डिजाइन कार्व्ड आउट कर दिए जाते हैं ना, ऐसे डिजाइन बना दिए जाते हैं, उसे हम कहते हैं पंच मार्क कॉइन्स। ये आप देख सकते हैं, राइट, इस तरीके के कॉइन्स होते थे, आज के सिक्कों की तरह नहीं हुआ करते थे, राइट। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। यहाँ क्वेश्चंस है, पहला है, व्हाई शुड अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी डिवाइड इटसेल्फ इनटू सच ग्रुप्स, थिंक अबाउट सेवरल पॉसिबल फैक्टर्स व्हाई दिस हैपन। ये जो सोसाइटी में हमने अलग अलग ग्रुप देखे, ऐसे ग्रुप्स क्यों बने होंगे, इसका कोई एक फैक्टर बताना होगा या बताना है हमें कि क्या रीजन पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, जो भी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी होती है ना, ये रोल्स को डिवाइड कर देती है सोसाइटी में, है ना, कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप है कौन से रोल प्ले करेगा या क्या काम करेगा, जिससे कि सोसाइटी में एक ऑर्डर मेंटेन हो सके, लड़ाई झगड़े ना हो, सबको पता हो कि उन्हें क्या करना है और सोसाइटी स्मूथली चल सके, है ना। लेकिन हमने देखा कि ऐसा कम होता है, बल्कि इनइक्वालिटीज बढ़ जाती है सोसाइटी में। सेकंड पॉइंट है, स्पेशलाइजेशन मेक्स वर्क एफिशिएंट एंड हेल्प सोसाइटी फंक्शन स्मूथली, ताकि आसानी से काम हो सके। नाउ इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट अदर सच प्रोफेशंस यू एक्सपेक्ट इन अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी ऑफ फर्स्ट मिलेनियम बीसी। एक हमने जैसे मेटल वर्कर का प्रोफेशन देखा, और क्या क्या प्रोफेशन हो सकते थे उस समय, तो हम चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रोफेशंस इंक्लूड लाइक फार्मर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट, सोल्जर्स, पॉटर्स, ब्लैकस्मिथ्स एंड वीवर्स। किसान हो सकते थे, व्यापारी हो सकते थे, पुजारी हो सकते थे, है ना, सैनिक हो सकते थे, पॉटर्स जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, इस तरीके के वीवर्स यानी बुनकर हुआ करते थे, इस तरीके के प्रोफेशंस हुआ करते होंगे। Each group had a role based on skills often passed down through generation। जैसे एक पीढ़ी ने शुरू किया मिट्टी के बर्तन बनाना, उसके आने वाले जो बच्चे हैं या जनरेशन है वो उसको भी वही काम सिखाएगा, है ना। सो जनरेशन टू जनरेशन फिर ये अपने आगे आने वाली जनरेशन को सिखाएगा। तो ये जो स्किल्स हैं ये पास होते चले जा रहे थे। नाउ आगे रीड करते हैं। सो इन इंडिया The society was organized in two-fold system। इंडिया में दो फोल्ड सिस्टम थे, क्या है? One category was जाति, a group or community of people with a specific professional occupation closely tied to their livelihood। देखो एक ग्रुप तो क्या है, जाति हम बोलते हैं, ठीक है। ये जाति का मतलब क्या होता है, लोगों का ऐसा ग्रुप विद स्पेसिफिक प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन, जो अपने काम के बेसिस पे जिससे उनकी जीवन यापन होती है, ऐसा कोई काम वो करते हैं जिससे उनके जीने का सहारा होता है, उनसे
उन्हें पैसे मिलते हैं जीने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए। तो उस बेसिस पे जो ग्रुप बने होते हैं उनको हम एक तो जाति बोलते हैं। तो ये पहली कैटेगरी हो गई हमारी, राइट, ये दिया हुआ है फर्स्ट कैटेगरी। नाउ द स्किल्स दैट डिफाइन अ पर्टिकुलर जाति, फॉर इंस्टेंस स्किल इन एग्रीकल्चर, मेटलर्जी, कॉमर्स और एनी क्राफ्ट was generally transmitted from generation to generation। तो ये जो जाति होती है जिसके बारे में हमने पढ़ा, पहला क्लासिफिकेशन हमारा क्या हो गया, जाति का, है ना, क्योंकि यहाँ क्या दिया, टू फोल्ड सिस्टम था। तो पहला हम पढ़ रहे हैं जाति। इसमें हमने देखा ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिवीजन हुआ करते थे या ग्रुप्स बने हुए थे, राइट। ऑक्यूपेशन मेन हुआ करता था। अब ऑक्यूपेशन में क्या हुआ करता था कि जो भी स्किल्स हैं वो जनरेशन टू जनरेशन, अभी मैंने पिछली स्लाइड्स में भी बताया कि आने वाली हर जनरेशन को ये जो स्किल्स हैं ये पास ऑन होते थे, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन। इसमें कैसे स्किल्स, किस चीज से रिलेटेड, एग्रीकल्चर, मेटलर्जी या कॉमर्स से रिलेटेड। ऑफन अ जाति वुड गेट फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब जाति। अब ये जो जाति है इसको भी हम फिर से डिवाइड कर देते थे सब जातिज में, जैसे ए, बी, सी, ये है इसी जाति के, लेकिन इनका भी एक अलग अलग छोटा छोटा समूह बन गया, ग्रुप बन गया, ठीक है। ईच ऑफ विच डेवलप्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ इट्स ओन, फॉर इंस्टेंस कंसर्निंग मैरिज रिचुअल्स और फूड हैबिट्स। इनके भी अलग अलग कस्टम डेवलप हो गए, ट्रेडिशन डेवलप हो गए, जैसे शादी ब्याह के जो रिचुअल्स है वो अलग होने लग गए इन सब जातिज के भी, ओके। नाउ आगे लिखा है along with जाति there is another category। तो पहले हमने जाति पढ़ लिया, दूसरी कैटेगरी क्या है, that of वर्णा। एक हो गया जाति और दूसरा हो गया वर्णा। नाउ अ कॉन्सेप्ट दैट इमर्ज फ्रॉम वैदिक टेक्स्ट। ये कॉन्सेप्ट जो वर्णा का है ये कहाँ से आया, वैदिक टेक्स्ट जो है हमारे वेदा काल में जो लिखे गए हैं वहां से आया, वहां से ये कॉन्सेप्ट आया है। देयर वर 4 वर्णास। कितने वर्णास थे, 4। ब्राह्मण्स, देन what were their roles, क्या करते थे ब्राह्मण्स, they were engaged in preserving and spreading knowledge and in the performance of rituals। जो भी रीति रिवाज होते थे उनको परफॉर्म करने में, ज्ञान को बढ़ाने में, मतलब यही शिक्षक हुआ करते थे, पढ़ाने का भी काम यही करते थे। तो देखो एक हमने पढ़ा जाति, ठीक, दूसरा हमने पढ़ा वर्णा, राइट। अब जाति में हमने सब जातिज भी देख ली कि सब जातिज भी होती हैं जिनके अपने अपने कल्चर ट्रेडिशंस होते हैं। वर्णा हमने कहाँ से देखा, ये आता है वैदिक टेक्स्ट से, वैदिक टेक्स्ट से, ठीक। अब ये जो वर्णास है इसमें 4 डिवीजन है, जिसमें हम पहला पढ़ रहे हैं ब्राह्मण्स। ऐसे आप नोट्स बना सकते हो बेटा, है ना, ब्राह्मण्स। अभी जो ब्राह्मण्स है इनका काम क्या था, एक तो टीचिंग, देन रिचुअल्स को परफॉर्म करना, दूसरा जो है वो क्षत्रियास, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेकंड लिख सकते हो क्षत्रियास। अब क्षत्रिय का क्या काम होता था, जैसे युद्ध होते हैं तो वहां पे देश के लिए, सोसाइटी के लिए प्रोटेक्शन का काम करना। सो क्षत्रियस वर एक्सपेक्टेड टू डिफेंड द सोसाइटी एंड द लैंड एंड टू एंगेज इन वॉरफेयर इफ नेसेसरी। मतलब अगर युद्ध हो रहे हैं तो उसमें भी इनका काम होता था पार्टिसिपेट करना। थर्ड जो है वो है वैश्यास, थर्ड जो है वो है वैश्यास। इनका क्या काम होता था, दे आर सपोज टू इंक्रीज द सोसाइटीज वेल्थ। इनका काम था सोसाइटी के धन को बढ़ाना, वेल्थ को बढ़ाना थ्रू ऑक्यूपेशंस ऑफ ट्रेड। ये व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे, या एग्रीकल्चर के थ्रू ही पैसे कमाने का जो मेन रोल होता था वो वैश्यास का होता था। देन फोर्थ जो कैटेगरी आती है वो होते हैं शूद्रास। इनका काम क्या था, दे वर आर्टिशियंस, क्राफ्ट पीपल, वर्कर्स और सर्वेंट्स। जो काम करने वाले जो कलाकार हुआ करते थे या क्राफ्ट पीपल हुआ करते थे, कुछ क्राफ्ट वर्क किया करते थे, या सर्वेंट्स जो हुआ करते थे वो इस क्लास से आते थे, ठीक है। सो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। सो हमने देखा कि वर्णा में 4 डिवीजन है। पहला है ब्राह्मण्स जो नॉलेज मेन है उनका स्प्रेड करना और परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स, ठीक है। फिर कलर चेंज कर रही हूँ दूसरे के लिए, दूसरे हैं क्षत्रियास। इनका जो है काम वो डिफेंड करना है सोसाइटी को और लैंड को, और वॉरफेयर अगर हो रहे हैं तो उसमें एंगेज होना है। देन अगेन आई एम चेंजिंग द कलर, लेट मी टेक पिंक। सो वैश्यास का क्या है, अगर सोसाइटी के जो वेल्थ हैं उनको ट्रेड, बिजनेस और एग्रीकल्चर के थ्रू बढ़ाना। एंड एट लास्ट हमने देखा था शूद्रास। शूद्रास का काम क्या है, इनमें आर्टिशियंस आते हैं, क्राफ्ट्स पीपल आते हैं, वर्कर्स आते हैं, सर्वेंट्स आते हैं, ओके। तो ये 4 कैटेगरीज हो गई वर्णा की। तो हमने 2 डिवीजन देख लिए, एक जाति का और एक वर्णा का। नाउ द नेक्स्ट इज डोंट मिस आउट। यहाँ कुछ फैक्ट दिया है कि इंग्लिश में एक वर्ड आपने सुना होगा कास्ट। कास्ट जो वर्ड है वो पोर्चुगीज वर्ड कास्टा से आया है। पोर्चुगल एक कंट्री है, वहां के लोग जब यहाँ आए, ट्रैवलर्स जो इंडिया में आए वो लेकर आए ये वर्ड। इसका जो इंडियन सेंस में, इंडिया सोसाइटी के सेंस में इस वर्ड का जो यूज है, कुछ लोग इस कास्ट को वर्णा सिस्टम से कंसिडर करते हैं जो अभी हमने पढ़ा, और कुछ लोग जाति सिस्टम पे अप्लाई करते हैं इसको, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कास्ट को रेफर करते हैं ये पूरी जो हमने वर्णा जाति सिस्टम पढ़ी इसके लिए,
ठीक है, जो अभी पूरा वर्ण जाति सिस्टम हमने डिवीजन पढ़ा उसके लिए। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। सो इन there is a historical evidence both in text and inscriptions that in the early period individuals and communities changed their professional occupations if circumstances demanded। हमने inscriptions क्या होता है, जो पत्थरों पे खुदाई करके कुछ लेख लिखे जाते हैं उसको हम inscriptions कहते हैं। आपने देखा होगा कहीं पर historical places पे आप घूमने जाते हो तो पत्थरों के ऊपर लिखा गया होता है ना, उसको हम inscriptions कहते हैं, किसी हार्ड सरफेस पे जो कुछ लिखा है। तो शुरू के समय में हमारे पास बहुत सारे एविडेंस है, टेक्स्ट यानी किताबों में भी है, इंस्क्रिप्शन में भी है कि जो इंडिविजुअल्स हुआ करते थे, जो लोग हैं या जो ग्रुप है, कम्युनिटी है, ये अपने प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस को सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, सिचुएशन कैसी है, उसके डिमांड के हिसाब से क्या कर लिया करते थे, चेंज कर लिया करते थे। ये यहाँ लिखा हुआ है ना। जैसे कोई मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कर रहा है तो जरूरी नहीं है उसको कंटिन्यू करेगा, उसकी सिचुएशन कैसी है उस हिसाब से वो चेंज भी कर सकते थे। फॉर इंस्टेंस अ लॉन्ग ड्रॉट और सम नेचुरल कैलामिटीज कुड फोर्स अ कम्युनिटी ऑफ फार्मर्स टू माइग्रेट टू सिटी एंड टेक अप अदर ऑक्यूपेशन और सम ब्राह्मण्स वुड टर्न टू ट्रेड और इवन मिलिट्री एक्टिविटीज। कभी कभी जैसे मान लो बहुत बारिश हुई है या सूखा पड़ गया है ना, यहाँ पे ड्रॉट दिया हुआ है, यस ड्रॉट है, या कोई नेचुरल कैलामिटी, कोई आपदा आ गई है प्राकृतिक, तो जैसे किसान है ये लोग क्या करेंगे, अपना काम छोड़ देंगे, सिटी में माइग्रेट कर गए, शहर में चले गए, वहां जाके उन्होंने दूसरा ऑक्यूपेशन ले लिया। ऐसे ब्राह्मण्स जो हैं उन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया, व्यापार करना शुरू कर दिया, या जो सैनिक कार्रवाई होती है, मिलिट्री एक्टिविटीज होती है, उसमें पार्टिसिपेट करने लग गए, है ना। सो दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम स्ट्रक्चर्ड इंडियन सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड इट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इकोनॉमिक ones and therefore gave it some stability. In time, however, the system became rigid and led to inequalities and discrimination towards the lower jatis or some communities excluded from Varna Jati system. This process will be studied in higher grade. आप बड़ी क्लासेस में क्या पढ़ने वाले हैं कि पहले के समय में जैसे मैंने अभी बताया कि ये लोग एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में शिफ्ट हो जाया करते थे, इतना रिजिड सिस्टम नहीं था। ये रिजिड वर्ड देख रहे हैं यहाँ पर, इतना रिजिड सिस्टम नहीं था। रिजिड मतलब क्या होता है, एकदम कठोर, एक स्ट्रिक्ट रूल नहीं था कि जो जिस जाति का है या जो जिस कम्युनिटी का है उसी में रहेगा, लोग शिफ्ट कर सकते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सिस्टम है ये रिजिड बन गया और इस वजह से समाज में इनइक्वालिटीज आ गई, डिस्क्रिमिनेशन होने लगे कि जो लोअर जातीज के लोग हैं उनके प्रति एक वो होने लगा कि ये लोअर कास्ट के हैं, हम अपर कास्ट के हैं, ये ऐसी चीजें बाद में आने लगी वर्णा जाति सिस्टम में। इस प्रोसेस के बारे में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, आगे देखते हैं। सो द वर्णा जाति सिस्टम हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी एंड जनरेशंस ऑफ स्कॉलर्स हैव स्टडीड इट्स काउंटलेस एस्पेक्ट्स। बहुत सारे समय से विद्वान पढ़ते चले जा रहे हैं कि ये जो वर्णा जाति सिस्टम है इसका भारत की सभ्यता पे कितना ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा है। देयर इज अ ब्रॉड अग्रीमेंट दैट सिस्टम वाज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, मोर फ्लेक्सिबल इन पर्टिकुलर इन अर्लियर पीरियड्स। ये मैंने अभी आपको बताया कि अर्लियर पीरियड्स यानी शुरू के समय में ये बहुत फ्लेक्सिबल था, शुरू के यहाँ पे अर्लियर पीरियड्स में बहुत फ्लेक्सिबल था एंड बिकम मोर रिजिड। रिजिड मतलब एकदम ठोस, कठोर, स्ट्रिक्ट बन गया एज द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय बीतता गया ये सिस्टम जो है बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। इन पर्टिकुलर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल में सबसे ज्यादा इन इंडिया, जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में तब ये चीज और ज्यादा कठोर या स्ट्रिक्ट हो गई। लेट अस आल्सो कीप इन माइंड दैट व्हाइल वर्णा जाति हैज बीन एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म एट वर्क इन इंडियन सोसाइटी, इट इज नॉट द ओनली वन. There have been many others, some of which we will explore later, especially in the theme our cultural heritage and knowledge tradition. अब एक और आपका थीम दिया हुआ है ना कल्चरल हेरिटेज वाला, उसमें हम इसके बारे में और जानेंगे। क्या जानने वाले हैं कि जो वर्णा जाति सिस्टम है या डिवीजन है या मैकेनिज्म है जो सोसाइटी में वर्क करता है इंडियन सोसाइटी में, वो सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, इट इज नॉट द ओनली वन, बल्कि और भी तरीके हैं जिससे सोसाइटी वर्क किया करती थी, जिसके बारे में हम इस वाले चैप्टर में नेक्स्ट जो थीम है हमारा उसमें पढ़ेंगे। ओके, नाउ थिंक अबाउट इट। इनइक्वालिटीज विद इन सोसाइटी कैन एग्जिस्ट इन मेनी फॉर्म। सोसाइटी में इनइक्वालिटीज बहुत सारे तरीकों से फैली हो सकती है। हैव यू एनकाउंटर्ड एनी इंसिडेंट वेयर यू और एनीवन यू नो माइट हैव बीन मेड टू फील डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? क्या कभी आपने ऐसा कोई इंसिडेंट देखा है, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपने देखा हो कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग कंपेयर किया जा रहा है या उसके साथ अलग ट्रीट किया जा रहा है? डू यू थिंक इक्वालिटी इज डिजायरेबल इन सोसाइटी? क्या आपको लगता है कि सोसाइटी
इक्वालिटी होनी चाहिए कि समाज में सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए? क्या आपको ऐसा लगता है? इफ सो व्हाई? ऐसा अगर लगता है तो क्यों लगता है? हैव यू कम अक्रॉस पीपल और इनिशिएटिव दैट लेसन इनइक्वालिटीज? क्या कभी आपने ऐसी कोई इनिशिएटिव देखे हैं, ऐसे कोई कदम उठाते हुए देखा है जिसमें इनइक्वालिटीज, जो समाज में एक दूसरे में बराबरी नहीं है या बराबरी से लोगों को ट्रीट नहीं किया जाता है, उसको कम करने के लिए कुछ इनिशिएटिव या कुछ कदम उठाए गए हों, वो आपने नोट किया है? इसका एक एग्जाम्पल आंसर मैं यहाँ पर दे रही हूँ कि येस, आई have seen some being treated unfairly because of how they looked or spoke. कभी कभी मैंने देखा है, हम जैसे कोई एक भाषा बोलने वाले लोग किसी और जगह जाते हैं, वहां के लोगों की अलग भाषा होती है, जब ये व्यक्ति यहाँ पर आता है तो इसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। या लुक्स के मैटर पे है ना, कई जगह लोग गोरे होते हैं, कहीं पे लोगों का स्किन जो है वो डार्क कलर का होता है, तो स्किन के कलर के बेसिस पे भी लोगों के साथ अनफेयरली ट्रीट किया जाता है लोगों को, राइट? सो ये सारे कई बार हमने नोट किए हैं। नाउ इक्वालिटी इज इंपॉर्टेंट because it makes everyone feel respected and valued in society. इक्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे सभी लोग अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि सोसाइटी में उनको रिस्पेक्ट मिल रही है और उनकी वैल्यू है। तो अगर हम इनिशिएटिव की बात करें तो यस, आई हैव सीन स्कूल्स गिविंग फ्री एजुकेशन टू पुअर चिल्ड्रन एंड ग्रुप सपोर्टिंग वुमेन राइट्स। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो गरीब लोगों को फ्री में शिक्षा देते हैं, तो औरतें हैं उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ग्रुप्स होते हैं। तो इससे क्या होता है, ऐसे जो इनिशिएटिव हैं ये हेल्प करते हैं टू रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड गिव एवरीवन अ फेयर चांस टू सक्सीड। ऐसे सभी लोगों को बराबर का अधिकार मिलता है कि वो जीवन में ग्रो कर पाए। नाउ आगे हम टॉपिक देखते हैं, डेवलपमेंट्स एल्सवेयर इन इंडिया। और क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे थे इंडिया के अलग अलग पार्ट में, उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट मिलेनियम बीसीई, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन रूट्स ओपन अप फॉर पर्पस ऑफ ट्रेड, पिलग्रिमेज, मिलिट्री कैंपेन्स एटसेट्रा। बहुत सारे रूट्स ओपन हुए, बहुत सारे रास्ते बनने लगे ट्रेड के लिए, पिलग्रिमेज जो तीर्थ यात्रा पे जाते थे उनके लिए, मिलिट्री कैंपेन्स के लिए, है ना, युद्ध वगैरह जो होते थे उसके लिए। फिर है टू रूट्स, ऐसे दो रास्ते थे वो बहुत ज्यादा यूज होने लगे, वाइडली यूज एंड आर ऑफन मेंशन इन लिटरेचर, और उनके बारे में किताबों में बहुत ज्यादा लिखा गया है। पहला है उत्तर पथ या उत्तर पथा एंड दक्षिण पथ या दक्षिण पथा। द फर्स्ट कनेक्टेड द नॉर्थ वेस्ट रीजन टू गंगा प्लेन एंड ऑल द वे टू ईस्टर्न इंडिया। ये पहला रास्ता है ना, जैसे उत्तर क्या होता है, नॉर्थ में जो ये रास्ता है ये नॉर्थ वेस्ट रीजन को है उसको कनेक्ट करता है ईस्टर्न पार्ट से, ठीक है। तो उत्तर पथ हो गया। जो दूसरा वाला है यानी ये जो दक्षिण पथ है ये स्टार्ट फ्रॉम कौशाम्बी नियर प्रयागराज, ये यहाँ से प्रयागराज से शुरू होता है, देन अ कैपिटल ऑफ महाजनपदा, जो एक महाजनपदा का कैपिटल है, वहां से होते हुए क्रॉस करता है विंध्या रेंजेस को, हिल्स जो हैं, टू प्रोसीड द वे टू साउथ, और साउथ में पास करता है। मतलब जो उत्तर पथ है वो इंडिया में इस तरीके से रन करता है, और दक्षिण पथ यहाँ प्रयागराज से शुरू होकर और नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ जाता है। वी विल रिटर्न टू दीज रूट्स व्हेन वी एक्सप्लोर द फॉर्मेशन ऑफ एम्पायर्स इन इंडिया। इन रूट्स के बारे में, उत्तर पथ, दक्षिण पथ, जो इनके बारे में और हम पढ़ेंगे जब इंडिया में एम्पायर्स, जो बड़े बड़े साम्राज्य का फॉर्मेशन कैसे हुआ उस समय। ओके, अब आगे देख लेते हैं। Many lateral roads also connected with other parts of India, especially the important ports on western and eastern coasts, which were vibrant centers of trade. ये तो दो मेन रास्ते हमने पढ़ लिए, उत्तर पथ, दक्षिण पथ। इसके अलावा भी बहुत से रूट्स डेवलप हो रहे थे इंडिया में, जो ट्रेड रूट्स को, ट्रेड्स के जो सेंटर्स थे, मेन केंद्र बिंदु थे, वहां को कनेक्ट करने के लिए। इन द ईस्टर्न रीजन मेजर सिटीज इमर्ज्ड, ईस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, वहां पे बहुत सारी सिटीज इमर्ज होने लगी, बनने लगी। जैसे यहाँ कुछ नाम दिया है, शिशुपालगढ़, आज इसे शिशुपालगढ़ कहते हैं, ये भुवनेश्वर का पार्ट है, विच वॉज कैपिटल ऑफ कलिंगा, उस समय ये कलिंगा का कैपिटल हुआ करता था। एंड फॉलोड अ स्ट्रिक्ट स्क्वायर ग्राउंड प्लान विद इम्पोजिंग फोर्टिफिकेशन एंड ब्रॉड स्ट्रीट। यहाँ पे बहुत सारी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, फोर्टिफिकेशन है। फोर्टिफिकेशन क्या होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था। इन द सब कॉन्टिनेंट सदर्न रीजन सिटीज बिगेन इमर्जिंग फ्रॉम अबाउट 400 BCE, 400 बिफोर कॉमन एरा, और भी सिटीज डेवलप होने लगी। बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया, मैंने बीसीई का फुल फॉर्म पूछा था फर्स्ट पार्ट में, एंड आई कैन सी मोस्ट ऑफ यू आंसर्ड दिस क्वेश्चन। ऐसा करेंगे, जो लास्ट वीडियो होगा ना इस चैप्टर का, जिसमें मैं एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह कवर करूंगी, उसमें मैं उन सभी बच्चों के नाम भी लूंगी और स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगी कि आप लोगों ने कमेंट्स क्या क्या किए हैं। ओके, ऑल्दो रिसेंट एक्सकेवेशन क्लेम टू फाइंड सम साइंस ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज गोइंग फर्दर बैक अराउंड दिस टाइम द थ्री किंगडम्स इमर्ज्ड। पहला क्या है, चोलास, चेरास एंड पांड्यास। ये तीन जो किंगडम्स हैं, ये इंपॉर्टेंट किंगडम्स हैं जो सदर्न रीजन में
इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वहां पर इमर्ज होने लगे अराउंड 400 BCE। ठीक है, ये जो एक्सकेवेशन है, खुदाई होती है ना, उसमें रिसेंट जो एक्सकेवेशन है उसमें पता चला। ना नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमें एक टाइम स्केल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि इधर है हमारा BC 1900, इससे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन था। ठीक है, यहाँ पर डॉटेड लाइंस हैं ना, यहाँ से जनपदाज स्टार्ट हुए और यहाँ कुछ अराउंड 800 BC से इधर की तरफ महाजनपदाज स्टार्ट हुए। ठीक है, तो एक टाइम स्केल दिया हुआ है। अब ये 400 300 BC जो अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे सदर्न जो हमने किंगडम्स देखे, चोलास, चेरास, पांड्यास, उसके बारे में दिया हुआ है ना। ये कुछ चीजें हैं, shells and gemstones industries at site of कोडुमनल नियर एरोड, तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक जगह है वहां पर जहां शेल बीड्स इनको यूज करके कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाए जाते होंगे, उसके बारे में दिया हुआ है कि साइट्स मिले हैं जहां पे ये चीजें एक्सकेवेशन में, एक्सकेवेशन मतलब खुदाई के दौरान मिली हमें चीजें, है ना, जिसपे इनको शेप दिया जाता होगा, बनाया जाता होगा, इस तरीके की चीजें मिली हैं ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, अपार्ट फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, ये जो हमने खुदाई में जो सामान मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट के एक्सकेवेशन के थ्रू, इस एविडेंस के अलावा द मोस्ट एंशिएंट तमिल लिटरेचर मेंशन दोज किंगडम्स एंड सेवरल ऑफ देयर किंग्स। ये जो हमने किंगडम्स पढ़े इनके बारे में, जैसे चोलास, चेरास एंड पांड्यास, इनके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है ना। तो ये जो साउथ के किंगडम्स थे इनके बारे में ऐसा नहीं है कि एक्सकेवेशन से ही हमें पता चलता है, जो तमिल लिटरेचर्स हैं उन्होंने भी हमें इनके बारे में बहुत सारा बताया है। बिकॉज द सदर्न रीजन आर रिच इन रिसोर्सेज सच एज प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स, गोल्ड्स एंड स्पाइसेस, दे प्रॉफिटेबली ट्रेडेड नॉट ओनली विद द रेस्ट ऑफ इंडिया बट ऑल्सो विद किंगडम्स एंड एम्पायर्स ओवरसीज। ये जो सदर्न किंगडम्स थे ना, ये बहुत रिच थे। किस सेंस में? यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत सारे थे, यहाँ जो ये सेमी प्रेशियस प्रेशियस स्टोन्स जो है, पत्थर मिलते थे बहुत कीमती, गोल्ड मिलता था, स्पाइसेस मसाले वगैरह बहुत ज्यादा होते थे। तो इन्होंने बहुत ज्यादा ट्रेड एक्टिविटीज की, सिर्फ इंडिया के अलग अलग पार्ट से ही नहीं बल्कि ओवरसीज यानी समुद्र को पार करके दूसरे देशों में भी जाकर दूसरे किंगडम्स, दूसरे एम्पायर्स के साथ भी उन्होंने ट्रेड किया। नाउ बाय 300 और 200 BCE ऑलमोस्ट द एंटायर सब कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग रीजन इन नॉर्थ ईस्ट वाज वन वाइब्रेंट इंटरकनेक्टेड लैंड। एक समय ऐसा आया 300-200 BC के अराउंड कि सभी रास्ते इंडिया के, जो एक छोटा सा मैप यहाँ मैं ड्रॉ करती हूँ आपको ये चीजें एक्सप्लेन करने के लिए। यस, कुछ इस तरीके से हमारे इंडिया का मैप है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, और जो नॉर्थ इधर पर यहाँ कहीं जो वर्ल्ड का साउथ ईस्टर्न पार्ट है जहाँ पे इंडोनेशिया वगैरह आता है, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, इस जगह पे, इस पार्ट से भी इंडिया का ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट कनेक्ट हुआ और सेंट्रल एशिया से भी। ठीक है, इधर की जो कंट्रीज हैं उससे भी। तो इसके बारे में आप आगे की क्लासेस में और पढ़ेंगे। सो इंडिया से अब यहाँ पे दो वर्ड आपको बहुत ध्यान देना है, कल्चरल गुड्स, मतलब सामान तो जाते ही थे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेड पर्पस के लिए, लेकिन कल्चर ट्रैवल भी होता था। कल्चर ट्रैवल मतलब मान लो कि कोई इंडिया का व्यक्ति है जो यहाँ पर रह रहा है, अब वो यहाँ से ट्रैवल करेगा किसी और पार्ट ऑफ वर्ल्ड में, मान लो यहाँ जा रहा है या यहाँ जा रहा है या यहाँ जा रहा है, तो ये अपने साथ अपने कल्चर्स को भी तो रिप्रेजेंट करेगा, अपने कल्चर जो उसके ट्रेडिशंस हैं उसको भी तो अपने साथ ले जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कल्चर ट्रैवल भी हुआ रीजन टू रीजन, एक जगह से दूसरी जगह तक। अबाउट द सेम टाइम महाजनपदा ceased to exist, leaving the place to fresh developments that were going to reshape India। अब इसी समय पर क्या हुआ, महाजनपदास भी हैं ये सीज होने लगे, इनका एग्जिस्टेंस भी खत्म होने लगा, फिर नए फ्रेश डेवलपमेंट्स होने लगे जिसने इंडिया को रीशेप किया, जिसके बारे में आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद आवर चैप्टर। यहाँ पर एक समरी दी गई है, इस समरी को, बुक की समरी को तो हम देख ही लेते हैं, बाकी मैं अच्छे से नोट्स इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट में दे दूंगी। सो फ्रॉम द सेकेंड मिलेनियम BCE, Janpadas rose in parts of north and central India. They were smaller states with rajas at the head taking counsel from an assembly of elders। हमने देखा था कि नॉर्थ और सेंट्रल पार्ट जो इंडिया का, यहाँ पर जनपदास बने जो स्मॉलर स्टेट्स हुआ करते थे जिसमें एक राजा होता था और काउंसिल के थ्रू, असेंबली जो एल्डर्स की होती थी, सभा समिति हमने पढ़ा, उसके थ्रू ये हेल्प लिया करता था अपने राज्य को चलाने में। फिर हमने 16 महाजनपदास देखिए, पहले 16 महाजनपदास थे जो ऑर्गेनाइज हुए स्टेट्स के फॉर्म में अराउंड फर्स्ट मिलेनियम BCE। इन्होंने सेकेंड अर्बनाइजेशन इंडिया में विटनेस किया जो कि ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड हुआ था गंगा रीजन के, ऑल द वे टू साउथ इंडिया तक। बाय 300 BC और सो द महाजनपदास सीज टू एग्जिस्ट। कब महाजनपदास का एग्जिस्टेंस जो था वो खत्म हो गया, अराउंड 300 BCE।
ओके ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपको सारी डेट्स याद नहीं रखनी। हिस्ट्री में सारे बोलते हैं बहुत टफ है, नहीं ये कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, बाय बोला है उन्होंने, मतलब 300 BC के अराउंड, यहाँ तक आते आते महाजनपदास का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया था। इसी समय अ वास्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स कनेक्टेड नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट एंड इवेंचुअली ऑल रीजन्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। पीपल, गुड्स, आइडियाज, टीचिंग्स ट्रैवल्ड अलोंग दोज रोड्स। जो भी हमने रोड्स पढ़े जिसमें उत्तर पथ, दक्षिण पथ और भी हमने रोड्स का कनेक्शन पढ़ा, जिससे इंडिया के अदर पार्ट्स तो कनेक्टेड हुए ही, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, बल्कि इंडिया अदर जो पार्ट्स है वर्ल्ड का, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज है या सेंट्रल एशिया है, वहां से भी कनेक्ट हुआ। ओके नाउ नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन एंड एक्टिविटीज। सो 4 ही क्वेश्चन है बुक्स के, वो भी हम इसी पार्ट में देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ हम एक्स्ट्रा नोट्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेंगे। ओके सो छोटा सा एक पार्ट और आएगा, बाकी 4 क्वेश्चंस अभी देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द कोटेशन एट स्टार्ट ऑफ द चैप्टर एंड डिस्कस इन सेवरल ग्रुप्स, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजंस ऑन व्हाट कौटिल्यज रिकमेंड फॉर अ किंगडम, इट इज वेरी डिफरेंट टुडे। हमने चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था, कौटिल्य के लिखे हुए में से एक हमने पार्ट पढ़ा था जिसमें उन्होंने बताया था कि किंगडम कैसा होना चाहिए। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि किंगडम इतना ज्यादा समृद्ध होना चाहिए कि अगर कोई आपदा आती है और पड़ोस से भी कोई आकर इस किंगडम में रहता है तो उसको भी खाने पीने की कमी ना हो, उसको भी सरवाइव कर सके, और किंगडम और कैसे कैसे चलना चाहिए, सारी चीजें हमने बताई थी। तो इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, अगर छोटा सा मैं आपको बताना चाहूँ तो आप लिख सकते हैं, कौटिल्याज रिकमेंड्स अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ रिलायंट वेल प्लान किंगडम विद गुड रिसोर्सेज, है ना, कि रिसोर्सेज अच्छे होने चाहिए, सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और देन नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, इवन टुडे गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी एंड प्लानिंग आर वाइटल फॉर अ सक्सेसफुल नेशन। कोई राष्ट्र कितना समृद्ध है, ये वहां के अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की इकोनॉमी और वहां प्लानिंग कैसी है, इस पे बहुत डिपेंड करता है। तो आज के समय में भी ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। ओके ये हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट हाउ वर रूलर्स चूजन इन अर्ली वैदिक सोसाइटी। पहले के जो टेक्स्ट थे उसमें कैसे राजा को चुना जाता था वो बताना है। तो चलिए इसके बारे में आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, रूलर्स इन अर्ली वैदिक सोसाइटी वर ऑफन चोजन बाय असेंबलीज ऑफ एल्डर्स कॉल्ड सभा एंड समिति। ये असेंबली हुआ करती थी जिसमें बड़े बुजुर्ग बैठा करते थे, जिसे हम सभा या समिति बोलते हैं। यही लोग राजा को या रूलर को चुनते थे। ओके और sometimes they could even remove a bad ruler showing early democratic ideas। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि कोई राजा सही से काम नहीं कर रहा है तो उसको हटा भी सकते थे। ये डेमोक्रेसी का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जिसमें हम अपना राजा खुद चुन सकते हैं। ओके नाउ थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, इमेजिन यू आर हिस्टोरियन स्टडिंग एंशिएंट इंडिया, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी एटसेट्रा वुड यू यूज टू लर्न मोर अबाउट महाजनपदास। आप मान लीजिए कि हिस्टोरियन है, स्टडी कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया के बारे में, तो कौन कौन सी चीजें आप सीखना चाहेंगे, महाजनपदास के बारे में जानना चाहेंगे, राइट। नाउ एक्सप्लेन हाउ ईच सोर्स माइट कंट्रीब्यूट टू योर अंडरस्टैंडिंग। और ये सारे सोर्स आपके अंडरस्टैंडिंग को कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं वो आपको बताना है। ओके सो चलिए पहला पॉइंट देख लेते हैं। सो एज अ हिस्टोरियन आई हैड यूज्ड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड एंशिएंट टेक्स्ट लाइक बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर। जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं हम उसको यूज कर सकते हैं, वहां से क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं, है ना, खुदाई में, तो वो हम देख सकते हैं। देन उसके अलावा बुद्धिस्ट या जैन टेक्स्ट जो है, वैदिक टेक्स्ट जो है वो भी हम देख सकते हैं, राइट। ये चीज हो गई। सेकेंड पॉइंट में आप क्या लिख सकते हो कि ये जो सारी चीजें हैं, ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स, एंशिएंट टेक्स्ट जो है, बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर है, these helps us understand the cities, the governance, कि वहां पे शासन कैसा है, कल्चर कैसा है, ट्रेड कैसा है महाजनपदास का, इनके बारे में ये सारी जानकारी हमें मिलेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाई वाज द डेवलपमेंट ऑफ आयरन मेटलर्जी। जो आयरन मेटलर्जी, लोहे का जो यूज है, यूज करके जो चीजें बनाई जाती है, वो इंपॉर्टेंट क्यों है इसका डेवलपमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन फर्स्ट मिलेनियम BC। इसके अराउंड इसका जो डेवलपमेंट हुआ वो क्यों इंपॉर्टेंट है। यू मे यूज पॉइंट्स फ्रॉम द चैप्टर्स बट ऑल्सो फ्रॉम योर नॉलेज और इमेजिनेशन। हमने चैप्टर में पढ़ा था वो भी पॉइंट आप लिख सकते हैं और अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आंसर कैसे लिखेंगे। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि आयरन टूल्स इंप्रूव्ड फार्मिंग एंड वेपन। फार्मिंग में हेल्प मिली, वेपन्स बने, लीडिंग टू बेटर फूड प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन। खेती अच्छी होगी तो फूड प्रोडक्शन अच्छा होगा, वेपन्स अच्छे होंगे तो प्रोटेक्शन मिलेगी हमें, है ना, युद्ध वगैरह हम अच्छे से लड़ सकते हैं। अदर पॉइंट यू कैन ऐड दैट दिस सपोर्टेड लार्जर सिटीज, ट्रेड्स एंड स्ट्रॉन्गर किंगडम्स की फॉर अर्बन ग्रोथ। इससे हमारी सिटी बड़ी होती गई, ट्रेड बढ़ता गया,
किंगडम स्ट्रांग होते गए, जिससे कि टोटल में अगर हम बोले तो अर्बन ग्रोथ हुई। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस चैप्टर। इस चैप्टर का हमने पार्ट 2 के साथ साथ चैप्टर की समरी और बुक की जो एक्सरसाइज है वो भी देख ली है। एक छोटा सा पार्ट बना लेंगे जिसमें हम एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। ओके, सो आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर such videos. Thank you so much.